Hi everyone, welcome back to my channel Literature and Literature. विलियम शेक्सपियर हम पढ़ रहे हैं, पार्ट 7 है। पिछले वीडियो में मैं आपको मैकबेथ के बारे में बता रही थी। एक बहुत इम्पॉर्टेंट कोटेशन मुझे बताना रह गया था। वो ये कोटेशन है और ये मतलब याद कर लो इसको ढंग से, क्योंकि मैंने वैसे तो ढूंढा प्रीवियस क्वेश्चंस में, पर मुझे ना मिल नहीं रहा है। पर मुझे ऐसी याद है कि इसमें से एक बार लिटरली डैश डैश करके सवाल थे। मतलब ऐसे कुछ पूछा था कि लाइफ्स बट अ वॉकिंग डैश, अ पुअर प्लेयर दैट स्ट्रट्स एंड डैश, ऐसे ऐसे कुछ करके था। तो आपको लिटरली वर्ड्स प्लेस करने थे उन डैशेस में। तो इसीलिए ये वाला कोटेशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको ढंग से याद कर लेना। और बाकी मीनिंग तो मैं आपको बताती हूँ, लेकिन आप एक बार वीडियो पॉज करो और ख़ुद सोचने की कोशिश करो, क्योंकि वो है ना, एक तीर से दो निशाने। और इंग्लिश में क्या बोलते हैं इस फ्रेज़ को, मुझे याद नहीं आ रहा। एनीवे, पर जो कॉम्प्रिहेंशन है ना आपकी ऐसे डेवलप होगी, क्योंकि फिर आपको पेपर में एकदम ऐसे आ जाती है टफ सी कॉम्प्रिहेंशन, वहाँ समझ नहीं आ रहा होता, प्रेशर और होता है उधर। तो अभी काम माइंड से इसको समझने की कोशिश करोगे क्या मतलब हो सकता है इस कोटेशन का। बाकी मैकबेथ को थोड़ा सा ध्यान में भी रखना ना, बैकग्राउंड में क्या हुआ था। वो स्टोरी तो आपको मैं बता चुकी हूँ। तो लाइफ्स बट अ वॉकिंग शैडो, लाइफ्स बट अ वॉकिंग शैडो, a poor player that struts and frets his hour upon the stage, and then is heard no more. It is a tale told by an idiot, full of sound and fury, signifying nothing. तो जिस तरह से मैं इसको इंटरप्रेट करती हूँ वो ये है, वॉकिंग शैडो, जो शैडो होती है ना वैसे चीज़ की होती है। मान लो मैं खड़ी हूँ तो मेरी शैडो है, मेरी शैडो एम्प्टी है ना। जैसे अगर मैं हूँ तो मेरे आँखें हैं, कान हैं, नाक है, कुछ मतलब है, राइट। शैडो इज़ वेरी एम्प्टी, इट्स वेरी समथिंग दैट इज़ एम्प्टी। एंड शैडो को आप ऐसे भी देख सकते हो कि चेंज होता रहता है ना। शैडो परमानेंट नहीं रहती आपके साथ, दिन होगा तो शैडो है, रात है तो नहीं है, ठीक है। सो लाइफ्स बट अ वॉकिंग शैडो, अ पुअर प्लेयर दैट स्ट्रट्स एंड फ्रेट्स हिज आर अपॉन द स्टेज। पुअर प्लेयर कौन हुआ, हम सब लोग प्लेयर हैं। इससे मुझे वो भी याद आया, आपने क्या वर्क का नाम है यार, एज़ यू लाइक इट। एज़ यू लाइक इट में एक कैरेक्टर बोलता है कि द वर्ल्ड इज अ स्टेज एंड ऑल ऑफ अस प्लेयर्स, है ना, बोलता है ना। कौन सा कैरेक्टर बोलता है वो आप मुझे बताओगे, मैं आपको बता चुकी हूँ। तो बहुत इंपॉर्टेंट कोट है। तो वही बात आ गई, देखो यहाँ पे भी, अ पुअर प्लेयर, ठीक है, इंसान, अ पुअर प्लेयर दैट स्ट्रट्स एंड फ्रेट्स। स्ट्रट्स क्या होता है, एक तरह से चलने का तरीका है। अब चलने के तरीक़ों के, जिस टाइप से आप चल रहे हो उसके अलग अलग नाम है। स्ट्रट्स एक चलने का तरीका है। स्ट्रट्स एंड फ्रेट्स, फ्रेट्स टेंशन, पैनिकिंग, एंजाइटी। तो हम चल रहे हैं लाइफ के थ्रू, हम बस चल रहे हैं, और एंजाइटी भी होती है, टेंशन्स आती हैं, चल रहे हैं। कितना लंबा, फॉर हिज आर अपॉन द स्टेज। तो जो इतना, जो वर्ल्ड एक स्टेज है ना, उसमें 1 घंटे का टाइम हमें दिया हुआ है, ठीक है। सो लाइफ्स बट अ वॉकिंग शैडो, अ पुअर प्लेयर दैट स्ट्रट्स एंड फ्रेट्स हिज आर अपॉन द स्टेज, एंड देन इज हर्ड नो मोर। क्या, डेथ, फिर नहीं उसकी आवाज़ आएगी ना। जो पहले चल रहा है, दुख में भी है, टेंशन में भी है, देन इज हर्ड नो मोर, राइट। इट इज़ अ टेल टोल्ड बाय एन इडियट, फुल ऑफ साउंड एंड फ्यूरी, सिग्निफाइंग नथिंग। एक ऐसी टेल है विच इज़ फुल ऑफ साउंड एंड फ्यूरी। बेसिकली लाइफ की तरफ एक बड़ा पेसिमिस्टिक सा ओपिनियन है यहाँ पे, कि इट्स फुल ऑफ साउंड एंड फ्यूरी, ठीक है। साउंड एंड फ्यूरी जो है ये विलियम फॉकनर ने, यहाँ से इसको इससे लिखती हूँ। विलियम फॉकनर एक अमेरिकन राइटर हैं, और उन्होंने शेक्सपियर के इस वर्क से टाइटल लिया था अपने वर्क का, विच वॉज टाइटल्ड साउंड एंड फ्यूरी, ठीक है। विलियम फॉकनर एक अमेरिकन राइटर है। अमेरिकन लिटरेचर कभी देखोगे तो बहुत इंपॉर्टेंट है अमेरिकन लिटरेचर में विलियम फॉकनर, ठीक है।
तो ये तो हो गया जो मेरा रह गया था पिछले वीडियो में। अब आते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एंटनी एंड क्लियोपेट्रा। अब आपको याद आना चाहिए था, मतलब याद आना चाहिए, बहुत सीरियसली नहीं बोलती मैं, मतलब मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही होती हूँ कि यार ये अब याद होना चाहिए, और अगर नहीं याद है तो पहले वो याद करो, ठीक है। जस्ट डोंट टेक इट वेरी सीरियसली। तो एंटनी एंड क्लियोपेट्रा। एंटनी पहले भी पढ़ा है, कुछ याद आ रहा है? एंटनी, मार्क एंटनी, मार्क एंटनी से शायद याद आ रहा होगा। ब्रूटस के बारे में कुछ याद आ रहा होगा। ब्रूटस इज़ एन ऑनरेबल मैन, मार्क एंटनी बोलते हैं अपनी स्पीच में। कौन से वर्क में? जूलियस सीजर। तो कौन से वर्क में? जूलियस सीजर में, ठीक है। तो एंटनी और क्लियोपेट्रा तो बेसिकली ये वही वाले एंटनी है यहाँ पे भी, ठीक है। तो अब मैंने जूलियस सीजर के बाद टाइम पे पता नहीं आपको बताया था कि नहीं बताया था कि वो रोमन है, जूलियस सीजर, ठीक है। पर चलो नहीं भी बताया था अगर मान लो, पर मैंने आपको ये वहाँ पे कोटेशन करवाई थी, फ्रेंड्स रोमन्स एंड कंट्रीमैन, ठीक है। तो आप उस कोटेशन अगर आपको याद होती तो आप ये गेस कर सकते थे कि शायद रोमन्स होंगे, है ना। अगर आप वो गेस कर सकते थे तो क्या आप ये गेस कर सकते हो कि मार्क एंटनी की बात हो रही है, जूलियस सीजर से कनेक्शन है, तो क्या पता ये भी रोमन हो, है ना, ठीक है। तो एंटनी वॉज द रूलर ऑफ रोम, ठीक है। एंड क्लियोपैट्रा वॉज द क्वीन ऑफ इजिप्ट। इन दोनों का लास्ट में जो प्ले एंड होता है तो सुसाइड से होता है। एंटनी भी सुसाइड कमिट करते हैं और क्लियोपैट्रा भी सुसाइड कमिट करती हैं। सोर्स क्या है? प्लूटार्क्स पैरेलल लाइव्स। मैंने आपको बताया था अगर हॉलनशेड्स क्रॉनिकल्स हो या प्लूटार्क्स पैरेलल लाइव्स हो तो हिस्ट्री प्ले रहता है, वो हिस्ट्री में उसके रूट्स होते हैं। तो एंटनी वॉज अ रियल मैन, ठीक है, मतलब ही एग्जिस्टेड, ही इज़ नॉट अ फिक्शनल कैरेक्टर। इंस्पायर्ड ऑल फॉर लव, वेरी इंपॉर्टेंट वर्क बाय जॉन ड्राइडन, ठीक है। फिर आ जाओ पेरिकल्स प्रिंस ऑफ टायर। सोर्स है कन्फेसियो अमेंटिस। कन्फेसियो अमेंटिस मैंने आपको बताया था किसने लिखा है, और ये इम्पॉर्टेंट है। कन्फेसियो अमेंटिस बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने पढ़ा हुआ है। कुछ याद आ रहा है? जॉन गोवर करके, जॉन गोवर ने लिखा था। तो क्या विल इट कम एज अ सरप्राइज टू यू अगर मैं ऐसा बोलूँ कि जॉन गोवर ऑल्सो अपीयर्स इज द कोरस इन पेरिकल्स प्रिंस ऑफ टायर? ये फैक्ट याद करना आसान है ना। अगर आपको सिर्फ इतना याद है कि पेरिकल्स जो है उनका सोर्स है कन्फेसियो अमेंटिस, तो जॉन गोवर अपीयर्स एज द कोरस याद करना इजी है कि नहीं? क्योंकि कन्फेसियो अमेंटिस किसने लिखी है? जॉन गोवर ने लिखी है, ठीक है। अगले आ जाते हैं अब हम कोरियोलैनस पे। कोरियोलैनस का आपको इतना याद रखना है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है रोमन। ये भी रोमन प्ले है। कोरियोलैनस भी, एंटनी एंड क्लियोपेट्रा भी, और जो हमने पहले देखा था जूलियस सीजर वो भी, ठीक है। फिर आ जाओ द विंटर्स टेल पे। द विंटर्स टेल में जो कैरेक्टर हैं वो हैं लियोन्स, और ये इनकी और इनकी बेटी की स्टोरी है। उनको कैसे लगता है कि वो इनकी बेटी नहीं है ना, और लास्ट में फिर रिकन्सिलिएशन है। फिर है सिम्बलिन। सिम्बलिन का मेंशन एक बहुत इंपॉर्टेंट है। मिसेस डैलोवे जो है बाय वर्जीनिया वुल्फ, उसमें सिम्बलिन का मेंशन है, तो वो याद रखना, ठीक है। फिर आ जाओ द टेम्पेस्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और इसका आपको डिटेल आना चाहिए, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और एक चीज़ और यार, जो यहाँ से आप शुरू करोगे, कहाँ से? पेरिकल्स प्रिंस ऑफ टायर। वैसे तो कोई क्लियर डिवीजन करना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन पेरिकल्स प्रिंस ऑफ टायर के बाद आप बोल सकते हो कि यहाँ से आगे जैकोबियन एज शुरू हो गई है। अब देखो हम आज शेक्सपियर कर रहे हैं, शेक्सपियर के बाद शायद एक राइटर और हैं, उसके बाद हम जैकोबियन में शिफ्ट कर जाएंगे, राइट। तो अब शेक्सपियर ने इतने सारे प्लेज लिखे हैं, तो लास्ट के प्लेज जैकोबियन एज में आ सकते हैं, राइट, समझ रहे हो। तो जो लास्ट में ये प्लेज लिखेंगे वो जैकोबियन एज में फॉल कर सकते हैं। इनके जो इनिशियल प्लेज हैं वो एलिजाबेथन एज में है। जो ट्रांजिशन होता है तो बीच में थोड़ा सा, मतलब ट्रांजिशन ऐसा तो नहीं होगा ना कि यहाँ से जैकोबियन एज शुरू हो गई, ठीक है। तो ये वाले
जो प्लेज हैं आपके जैकोबियन एज में आते हैं। तो पेरिकल्स प्रिंस ऑफ टायर जैकोबियन एज में है, कोरियोलैनस, द विंटर्स टेल, सिम्बलीन एंड द टेम्पेस्ट विच इज़ वन मेजर प्ले जो जैकोबियन एज में लिखे हैं, एंड वन ऑफ हिज लास्ट वर्क्स ऑल्सो, वन ऑफ हिज लास्ट वर्क्स, अभी आगे भी हैं बट वन ऑफ हिज लास्ट वर्क्स। तो टेम्पेस्ट में इट्स मोर लाइक कि ह्यूमन नेचर कैसा है वर्सेस मॉडर्न सिविलाइजेशन। ठीक है, ह्यूमन का बेसिक नेचर कैसा है और जो हमने सिविलाइजेशन कर दी है उसका कॉन्ट्रास्ट। अब ये है, मॉन्टेन है, एक फ्रेंच राइटर हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फ्रेंच राइटर है। इनफैक्ट जब आपको मैंने फ्रांसिस बेकन करवाए थे तो मैंने आपको बताया था कि फादर ऑफ इंग्लिश एसेज कौन है, फ्रांसिस बेकन, पर मैंने आपको ये भी बोला था कि फादर ऑफ एसेज मॉन्टेन है जो कि एक फ्रेंच है। ठीक है, इन्होंने लिखा था ऑन कैनिबल्स, ये एक एसे था ऑन कैनिबल्स। वैसे अभी तक वैसे अगर आपको गेस करना होता तो आपको शायद पता चल जाता, क्योंकि फ्रांसिस बेकन के भी बहुत सारे जो राइटिंग्स हैं उनके स्टार्टिंग में ऑन या ऑफ लगता है। ठीक है, तो ये एक ऐसे है और इसमें इन्होंने इस बारे में बात की है। और इंटरेस्टिंगली ये सवाल भी आया था एक बार कि आई थिंक 2021 में या इसी टाइम के अराउंड शायद कभी आया था ये, तो उसमें था कि हु ऑफ द फॉलोइंग था, मैच द फॉलोइंग था, और उसमें ऑन कैनिबल्स था एक ऑप्शन, और उनका आंसर था माइकल डी मॉन्टेन। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए, और किस बारे में है ये भी मैंने आपको बता दिया। तो ये इसके बारे में है और इससे इंस्पायर्ड है द टेम्पेस्ट। ठीक है, अब टेम्पेस्ट की स्टोरी देख लेते हैं। टेम्पेस्ट में, इससे पहले कि मैं भूल जाऊँ ना, आप एक चीज़ याद रखना, टेम्पेस्ट को पोस्ट कॉलोनियल लेंस से बहुत देखा जाता है। पोस्ट कॉलोनियलिज्म एंड रेसिज्म, ये दो थीम्स रहते हैं इस प्ले को इंटरप्रिटेशन में, ये दोनों थीम्स देखे गए हैं। ठीक है, चलो अब आ जाते हैं प्ले पे। अलोंजो प्रॉस्पेरो, अलोंजो इज़ द किंग ऑफ नेपल्स एंड प्रॉस्पेरो इज़ द ड्यूक ऑफ मिलान। नेपल्स एंड मिलान, ये दोनों ही जगहें हैं। मिलान इज़ इन इटली एंड नेपल्स इज़ ऑल्सो इन इटली। तो क्या मैं ये बोल सकती हूँ कि द टेम्पेस्ट इज़ सेट इन इटली? क्या ये बोलना सही होगा कि टेम्पेस्ट की जो सेटिंग है वो इटली है? ठीक है, अलोंजो कहाँ के किंग हैं? नेपल्स के किंग हैं। और प्रॉस्पेरो कहाँ के हैं? मिलान के। इन दोनों के जो आगे बच्चे हैं, अलोंजो इज़ द फादर टू फर्डिनेंड एंड प्रॉस्पेरो की बेटी हैं मिरांडा, एंड इवेंचुअली यू विल सी दे विल फॉल इन लव विद ईच अदर। ठीक है, होता क्या है ना, जब प्रॉस्पेरो ड्यूक ऑफ मिलान होते हैं तो मिरांडा प्रॉस्पेरो के साथ मिरांडा को एंटोनियो ने एक बोट पे बिठा के भेज दिया होता है, और मतलब उस बोट की ऐसी हालत होती है कि प्रॉस्पेरो और मिरांडा का बचने का कोई चांस ही नहीं होता, वो ऐसी बोट पे उनको डाल देते हैं। और एंटोनियो ऐसा क्यों करते हैं? पावर के लिए। प्रॉस्पेरो ड्यूक ऑफ मिलान होते हैं, ठीक है, तो एंटोनियो पावर के लिए करते हैं। पर एंटोनियो है कौन? ही इज़ द ब्रदर ऑफ प्रॉस्पेरो। सिमिलरली अलोंजो एक कैरेक्टर हैं, उनके ब्रदर हैं सेबेस्टियन। ठीक है, तो प्रॉस्पेरो के ब्रदर कौन है? एंटोनियो। अलोंजो के ब्रदर कौन है? सेबेस्टियन। अलोंजो के बेटे का क्या नाम है? फर्डिनेंड। प्रॉस्पेरो की बेटी का क्या नाम है? मिरांडा। अलोंजो इज़ द किंग ऑफ नेपल्स, प्रॉस्पेरो इज़ द ड्यूक ऑफ मिलान। क्या मेरे को आपको बताने की ज़रूरत पड़नी चाहिए कि किंग बड़ा होता है या ड्यूक? वैसे तो ये ऑब्वियस भी है, लेकिन जल्दी से चलो चलें पीछे देखें। हाँ, ड्यूक जो है रैंक में देखो कितने ऊपर आ रहे हैं, तो ड्यूक इज़ एन इम्पॉर्टेंट पर्सन, राइट? काफ़ी इंपॉर्टेंट है इन टर्म्स ऑफ द रैंकिंग जो हिसाब से उस टाइम पे चलती थी। ठीक है, तो ही इज़ द ड्यूक ऑफ मिलान एंड अलोंजो इज़ द किंग ऑफ नेपल्स। अंटोनियो जो है, इनको पावर चाहिए, और ये आपको बाद में भी दिखेगा। पहले तो चलो इन्होंने प्रॉस्पेरो और मिरांडा को बोट पे बिठा के उनको मतलब भेज दिया ताकि वो बचे ही ना जिंदा, है ना।
वो तो एक भला और एक गुंजालो नाम के इंसान का, गुंजालो, जिन्होंने प्रॉस्पेरो और मिरांडा के लिए ऐसा प्रोविज़न कर दिया था कि वो बच जाते हैं। ठीक है, तो गुंजालो इज़ द नाइस मैन। तो एंटोनियो ने अपनी तरफ से तो ऐसा पूरा इंतज़ाम कर दिया था कि प्रॉस्पेरो और मिरांडा मर जाएं, पर वो नहीं मरते हैं बिकॉज ऑफ गुंजालो। और एंटोनियो ये करते किसकी हेल्प से हैं? विद द हेल्प ऑफ अलोंजो। ठीक है, अब आप सोचो अगर प्रॉस्पेरो को फ्यूचर में बदला लेना होगा तो एंटोनियो उनके दुश्मन रहेंगे, अलोंजो ने मदद की थी वो भी उनके दुश्मन रहेंगे। ठीक है, और सेबेस्टियन भी अ, उनके दुश्मन ही रहेंगे, ये भी ऑपोजिट पार्टी में है। ठीक है, तो जब ये सब हो गया होता है ना, ये जो प्रॉस्पेरो को और मिरांडा को उस बोट पे बिठा के इन्होंने छोड़ दिया होता है, तो वो मरते नहीं है, वो एक आइलैंड पे आ जाते हैं। और उस आइलैंड पे पहले से एक विच रह रही होती है, साइकोरैक्स, और उनका बेटा होता है कैलिबान। कैलिबान इज़ द सन ऑफ द विच साइकोरैक्स। साइकोरैक्स का एक स्पिरिट होती है उसके पास, उसको जो सर्व करती है स्पिरिट, एरियल। ठीक है, पर जब प्रॉस्पेरो उस आइलैंड पे आते हैं तो साइकोरैक्स को हरा देते हैं, कैलिबान को वो बंदी बना देते हैं, और एरियल अब प्रॉस्पेरो के लिए काम करता है, क्योंकि एरियल को साइकोरैक्स ने कैद करके रखा था और प्रॉस्पेरो एरियल को उस कैद से निकालते हैं। वो कैद जो होती है, इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन, एक पेड़ के अंदर होता है वो। अगर मैंने चेक कर लूँगी, कमेंट्स में मैंने पिन करा होगा, अगर ये ऐसा कुछ होगा तो चेंज करना हुआ होगा मुझे कुछ तो तो अब प्रॉस्पेरो ने कैलिबान को जो है अच्छे से नहीं ट्रीट करते हैं। या आप खुद देखते हो, जब आप प्ले में देखते हो तो प्रॉस्पेरो कैलिबान को अच्छे से ट्रीट नहीं करते हैं, लेकिन हमें ये भी पता चलता है कि उसका एक कारण है कि कैलिबान जो है वो मिरांडा की तरफ उन्होंने कुछ अनवांटेड एडवांसेस किए होते हैं। ठीक है, तो उस वजह से प्रॉस्पेरो को कैलिबान पसंद नहीं होते हैं। तो कैलिबान को फिर वो ना पनिशमेंट्स देते हैं अलग अलग टाइप के, और कैलिबान आपको प्ले में दिखेंगे वो कंप्लेन कर रहे होते हैं कि मुझे स्पिरिट्स तंग करती हैं और ये सब वो बताते हैं। ठीक है, मिरांडा एक बहुत ही प्योर हार्टेड और दया करने वाली लड़की है। स्टार्टिंग जब होती है ना प्ले की, तो स्टार्टिंग में ही एक टेम्पेस्ट आता है। टेम्पेस्ट एक तूफान, समुद्र में एक तूफान आता है। होता क्या है कि ये सब लोग सेबेस्टियन, अलोंजो, एंटोनियो, स्टिफेनो, ट्रिंकुलो, फर्डिनेंड, ये सारे ना अलोंजो की जो बेटी होती है ना उनकी शादी अटेंड करके वापस जा रहे होते हैं, और बीच रास्ते में एक टेम्पेस्ट हो जाती है। टेम्पेस्ट तूफान। और उस टेम्पेस्ट में क्या होता है कि उनकी जो बोट हो जाती है, शिपरेक हो जाता है, शिपरेक हो जाता है। ठीक है, शिपरेक। इससे पहले कि मैं आगे बताऊं, आपको एक पता होना चाहिए बोट्सवेन। बोट्सवेन क्या होता है, ये वैसे तो नाम से ही पता चल रहा है, पर फिर भी आप सर्च करोगे बोट्सवेन, क्योंकि स्टार्टिंग में कैरेक्टर है तो हो सकता है पूछ लें। बोट्सवेन मतलब स्टार्टिंग में फर्स्ट एक्ट में ही इनका मेंशन है, तो बोट्सवेन को ही ध्यान रखना। पर जब शिपरेक होता है तो हाँ, ऐसा एकदम मिरांडा जो होती है वो बड़ी टेंशन में अपने पापा के पास आती हैं और उन्हें बोलती हैं कि प्लीज़ इसको बंद कर दो, है ना। उनको बुरा लग रहा होता है उन लोगों के लिए। अब इसको भी 1 मिनट यहाँ रखो ज़रा, मैं ज़रा आपसे पूछती हूँ, आपको याद है मैंने आपको पहले भी बताया है एक स्टोरी जहाँ पे शिपरेक के बारे में बात थी। शिपरेक था, 2 भाई बहन थे, ट्विन्स थे। उन्हें लगा कि दोनों एक दूसरे के बारे में, उन्हें लगा कि दूसरा मर चुका है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। कौन सी स्टोरी थी, कुछ याद है? ड्यूक और सीनो भी होते हैं उसमें, वायला होती हैं, सेबेस्टियन होते हैं, है ना। देखो सेबेस्टियन यहाँ भी हैं, सेबेस्टियन वहाँ भी हैं। कौन सा प्ले था? ट्वेल्थ नाइट। ठीक है, ट्वेल्थ नाइट था। तो चलो ठीक है, तो अब मिरांडा ने बोल दिया अपने पापा को ऐसा करने के लिए, लेकिन प्रॉस्पेरो मिरांडा को मैजिक से सुला देते हैं। फिर एरियल को समन करते हैं कि एरियल आएगा। फिर एरियल बेसिकली प्रॉस्पेरो के लिए सारे काम करेगा। प्रॉस्पेरो जो लेसन
जो बेसिकली एक तरह से रिवेंज लेना चाहते हैं, एक लेसन सिखाना चाहते हैं जिन लोगों ने उनके साथ बुरा किया उनको, वो एरियल की हेल्प से करते हैं। तो सबसे पहला काम तो वो ये करता है, एरियल जैसे शिपरेक हुआ होता है तो कोई मरता नहीं है, सब आइलैंड पे ही आते हैं, और जब उठते हैं तो उस मतलब आइलैंड पे उनकी आँख खुलती है और सब अलग अलग पार्ट्स ऑफ द आइलैंड पे होते हैं। तो अलोंजो को लगता है कि फर्डिनेंड मर चुके हैं क्योंकि फर्डिनेंड कहीं मिल नहीं रहे होते, ठीक है। और ये सब चलता है। सेबेस्टियन जो अलोंजो के भाई हैं और एंटोनियो जो प्रोस्पेरो के भाई हैं, एंटोनियो सेबेस्टियन को एक तरह से बोलते हैं कि हमें ना अलोंजो को मारना चाहिए, एंड देन सेबेस्टियन कैन बी द किंग ऑफ नेपल्स, और उसमें एंटोनियो का भी भला है ना। ये चीज़ एंटोनियो सेबेस्टियन को बोलते हैं। अब पहले देखो उन्होंने प्रोस्पेरो के साथ क्या किया, अब वो अलोंजो की लाइफ ले लेना चाहते हैं। अब होता क्या है कि इनका पूरा प्लान बन भी गया होता है और ये अपनी पूरी स्वॉर्ड्स लेके खड़े होने लग जाते हैं, लेकिन उतनी देर में अलोंजो नींद से जाग जाते हैं क्योंकि एरियल उनको बिल्कुल राइट टाइम पे जगा देता है। तो अलोंजो को पता चल जाता है, पर वो कुछ बहाना पढ़ देते हैं सेबेस्टियन और एंटोनियो, तो इतना कुछ होता नहीं है। दूसरी जगह स्टिफेनो और ट्रिंकुलो। स्टिफेनो क्या है, बटलर हैं, और ट्रिंकुलो क्या है, जेस्टर हैं। क्या होता है बटलर और जेस्टर? बटलर बटलर होता है जो किंग को सर्व करते हैं और जो वाइन्स वगैरह का स्पेशली ध्यान रखते हैं, ठीक है। मुझे वाइन से याद आया, मेरे को ना बार बार पुरानी बातें याद आ जाती हैं। ऑफ केक्स एंड एल किसने लिखा है और किस वर्क ऑफ शेक्सपियर से ये फ्रेज़ लिया गया है, ये मैं आपको समझा चुकी हूँ और इम्पॉर्टेंट है। ऑफ केक्स एंड एल, और मुझे ये याद क्यों आया, क्योंकि एल का मतलब भी क्या होता है, वाइन या बियर, मतलब लिकर एक तरह का, ठीक है। तो स्टिफेनो बटलर हैं और ट्रिंकुलो जेस्टर हैं, एक तरीके से फूल हैं, ठीक है, जो प्रोफेशनली कोर्ट्स में होते थे उस टाइम पे। तो ये दोनों भी एक पार्ट ऑफ द आइलैंड पे हैं, और कैलिबान को ये मिल जाते हैं और कैलिबान को लगता है कि यही गॉड है, ठीक है। और वो कैलिबान मतलब उनको इतना हाईली रिस्पेक्ट करते हैं कि कैलिबान उन्हें उनके साथ एक प्लान बनाते हैं टू मर्डर प्रॉस्पेरो, और फिर बोलते हैं कि हाँ ये दोनों बन जाएंगे लीडर्स एंड कैलिबान विल सर्व देम, ठीक है, कैलिबान उनके लिए वर्क करेगा। पर ये जो भी करते हैं कोशिश तो करते हैं लेकिन हो नहीं पाता है, और प्रॉस्पेरो को पता चल जाता है, और मतलब इनका जो मर्डर का अटेम्प्ट था वो नहीं हो पाता है कंप्लीट। एलोंजो को भी बचा लिया किसने, एरियल की वजह से, उन्होंने नींद ही खोल दी एलोंजो की जब सेबेस्टियन और एंटोनियो उनको मारने चले थे। जब फर्डिनेंड और मिरांडा मिलते हैं ना तो दे फॉल इन लव विद ईच अदर। फर्डिनेंड से जो प्रॉस्पेरो हैं वो काम करवाते हैं उनसे, वुड के जो लॉग्स होते हैं वुड उठवाते हैं, तो उनको बेसिकली काम करवाते हैं। और मिरांडा से वो देखा नहीं जा रहा होता तो वो हेल्प भी करने की ऑफ़र करती हैं, पर फर्डिनेंड फिर मना कर देते हैं कि नहीं नहीं प्लीज़, ठीक है। तो ऐसे ऐसे चलता है, फिर अल्टीमेटली क्या होता है कि प्रॉस्पेरो इन दोनों की शादी के लिए मान जाते हैं, और इनकी शादी होती है, और उस शादी के ऑनर में एक मास्क प्रेजेंट होता है। ये याद रखना कि इसमें एक मास्क है, और जब भी मास्क क्या होता है, मैंने बताया था आपको, मास्क होता है एक ऐसा प्ले जो रॉयल्टी के लिए प्रेजेंट किया जाता था, ठीक है, एक ऐसा प्ले जो रॉयल्टी के लिए प्रेजेंट किया जाता था। तो मास्क ऑर्गेनाइज होता है, तो बेसिकली मास्क होता क्या है, प्ले होता है। तो क्या मैं कह सकती हूँ कि ये वर्क भी प्ले विद इन अ प्ले है, द टेम्पेस्ट भी प्ले विद इन अ प्ले है, कह सकते हैं, ठीक है। तो मास्क ऑर्गेनाइज होता है, उसमें काफ़ी स्पिरिट्स आती हैं कुछ, और अल्टीमेटली लास्ट में क्या होता है कि अलोंजो को पता चलता है कि फर्डिनेंड जिंदा है, वो बहुत खुश हो जाते हैं। और अलोंजो जो है ना ये रिपेंटेंट भी हैं, रिपेंटेंट मतलब दुखी, इनको दुख है जो उन्होंने किया था, इनको रिग्रेट है, ठीक है। लेकिन एंटोनियो तो नहीं, ये तो बाद में चलो अलोंजो को भी मारना चाहते थे, ठीक है। लेकिन अल्टीमेटली क्या होता है कि प्रॉस्पेरो जो हैं वो सभी को माफ़ कर देते हैं, सभी को माफ़ कर देते हैं, खुद अपना पूरा अपने एज द ड्यूक ऑफ मिलान जो वो कपड़े पहनते थे वो पहनते हैं,
और एरियल को भी वो फ्री कर देते हैं। आप प्ले में देखोगे कि एरियल भी अपनी फ्रीडम मांगते हैं फ्रॉम प्रॉस्पेरो। ठीक है, फिर प्रॉस्पेरो एरियल को याद करवाते हैं कि मैंने तुम्हें कैसे कैसे बचाया, कहाँ कहाँ से बचाया, साइकोरैक्स ने तुम्हें कैसे बंद कर रखा था, वैसे करके। तो एरियल भी फ्री कर देते हैं एरियल को भी प्रॉस्पेरो, और एक तरह से हैप्पी एंडिंग हो जाती है। एपीलॉग है इसमें एक प्रॉस्पेरो का जो बहुत इम्पोर्टेंट है, नॉट बिकॉज कि ये नेट से ही इम्पोर्टेंट है, वहाँ तो है ही चलो, पर शेक्सपियर की लाइफ में भी ना ऐसा कहते हैं कि प्रॉस्पेरो बोलते हैं लास्ट में कि मुझे गलती हो गई होगी तो माफ़ कर देना एंड सेट मी फ्री। ठीक है, सेट मी फ्री। अब देखो प्ले के लेवल पे तो लग रहा है कि ठीक है मैं जा रहा हूँ, प्ले ख़त्म हो गया, सेट मी फ्री। लेकिन ऐसा भी मानते हैं क्रिटिक्स कि टेम्पेस्ट क्योंकि वन ऑफ द लास्ट प्लेज ऑफ शेक्सपियर था, तो शेक्सपियर एक तरह से ऑडियंस को भी बोल रहे थे कि बाय बाय, ये मेरे वन ऑफ द लास्ट प्लेज है या लास्ट प्ले होगा, शायद ये सोचा होगा। ठीक है, तो सेट मी फ्री इंपॉर्टेंट है, याद रखना इस फ्रेज को। फिर है द हिस्ट्री ऑफ कार्डिनियो। द हिस्ट्री ऑफ कार्डिनियो, दिस इज़ अ लॉस्ट प्ले, है ना, लेकिन कार्डिनियो का रेफरेंस आपको डॉन कुहोटे या क्युक्सोटे में भी मिल जाएगा, मुझे प्रोनाउंसिएशन नहीं पता, मैं पहले बता देती हूँ। तो इसमें भी आपको मिल जाएगा। और ये वर्क किसका है? पूरा नाम नहीं याद आ रहा यार, सर्वेंट्स, इनका वर्क है। ठीक है, उसमें भी कार्डिनियो है, तो कार्डिनियो मिलते हैं, मतलब कार्डिनियो का जो ये होता है ना, जो डॉन किक्सोटे होते हैं उनको गोल्ड मिलता है, और वो गोल्ड जो होता है वो कार्डिनियो का होता है, और कार्डिनियो एक मैड मैन होते हैं अकॉर्डिंग टू डॉन किक्सोटे वाला वर्क। ठीक है, इस वर्क में क्या है इतना आइडिया नहीं है, क्योंकि एक लॉस्ट वर्क है। लॉस्ट वर्क की बात हो ही रही है तो मैं आपको पहले भी लॉस्ट वर्क्स करवा चुकी हूँ कुछ शेक्सपियर के, उनमें से एक मुझे अभी याद आ रहा है, जो कौन सा था, लव्स लेबर्स वन। ठीक है, हेनरी एट हिस्टोरिकल प्ले है। द टू नोबल किन्समैन, द टू नोबल किन्समैन, क्या मैं ये बोल सकती हूँ, चलो, बेस्ड ऑन द नाइट्स टेल। द नाइट्स टेल किसने लिखी थी? कुछ याद आया? मैंने काफ़ी डिटेल में डिस्कस की थी द नाइट्स टेल, इम्पॉर्टेंट है। द नाइट्स टेल इज़ फ्रॉम चौसर। चौसर की कैंटरबरी टेल्स में से द नाइट्स टेल भी एक है। नाइट्स टेल में मैंने आपको बताया था पैलेमॉन, आरसाइट, दो कज़न्स होते हैं, फॉल इन लव विद द सेम गर्ल, एमिली। ठीक है, ये ना थोड़ा सा सजेस्टिव भी है, आप थोड़ा सा इसको कनेक्ट कर सकते हो। नाइट्स टेल में इट्स अबाउट दीज टू बॉयज़, है ना, जो कज़न्स होते हैं आपस में, टू नोबल किन्समैन। किन्स क्या होता है? किन क्या होता है? किन होता है रिलेटिव्स, फैमिली मेम्बर्स, कज़न्स। ठीक है, तो द टू नोबल किन्समैन, तो ये बेस्ड ऑन द नाइट्स टेल है। कनेक्शन समझ में आया? आई होप आ गया हो। और कुछ चीज़ें मुझे आपको और बतानी है। एक बार इस सवाल आया था पेपर में कि ये कौन से वर्क में से क्वेश्चन है, कौन से वर्क में से कोटेशन है। इट वॉज लाइक फुल मैनी अ लेडी आई हैव आइड विद बेस्ट रिगार्ड एंड मैनी अ टाइम द हार्मनी ऑफ देयर टंग्स हैथ इन टू बॉन्डेज ब्रॉट माई टू डिलिजेंट ईयर for several virtues have I liked several women, never any with so full soul, but some defect in her did quarrel with the noblest grace she owed, and put it to the foil. And but you, oh, so perfect and so peerless, are created of every creature's best. अब ये सवाल आया था, ये टेम्पेस्ट से ही है, और इंटरेस्टिंगली ये मुझे आपको शायद बताना भी नहीं पड़ेगा कि किसने बोला है किसने नहीं बोला है, क्योंकि काफ़ी ऑब्वियस है कि फर्डिनेंड ने बोला है फॉर मिरांडा, क्योंकि पूरे प्ले में एक ही लेडी हैं, और स्टार्ट ही ये जो लाइंस हो रही हैं, फुल मैनी अ लेडी आई वाइड विद बेस्ट रिगार्ड, लेकिन सो परफेक्ट एंड सो पियरलेस, जैसे आप हैं, ऑफ यू, ओ यू सो परफेक्ट एंड सो पियरलेस। तो लेडी की बात हो रही है, तो लेडी सिर्फ एक ही है इस पूरे प्ले में, वो है मिरांडा। साइकोरैक्स भी हैं, लेकिन साइकोरैक्स जो हैं वो एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं है प्ले में, उनकी एक हिस्ट्री है जो प्रॉस्पेरो को पता है, और प्रॉस्पेरो
के थ्रू हमें भी पता चलती है, इस प्ले के थ्रू, पर इसमें वो इन्वॉल्व नहीं है। तो उन्हीं के लिए बात हो रही होगी ऑब्वियसली, मिरांडा के लिए ही सेबेस्टियन बोल रहे होंगे, फर्डिनेंड बोल रहे होंगे। ठीक है, जो ब्रेव न्यू वर्ल्ड है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ब्रेव न्यू वर्ल्ड, इट्स बाय एल्डस हक्सले। और ब्रेव न्यू वर्ल्ड एल्डस हक्सले ने जो ये टाइटल है ये लिया है शेक्सपियर के टेम्पेस्ट से। ये एक्चुअली मिरांडा बोलती हैं ब्रेव न्यू वर्ल्ड। न्यू वर्ल्ड क्या हुआ उनके लिए, जो नए लोग आ गए वहाँ पे, उस आइलैंड पे। उस आइलैंड पे कोई नहीं था, सिर्फ वो थी, कैलिबान थे, एरियल हैं, प्रॉस्पेरो हैं, बस, है ना। तो उन्होंने बेसिकली दुनिया ही नहीं देखी है। जब ये सब हुआ होता है ना, जब उनको बोट पे अपने पापा के साथ भेज दिया होता है, वो बहुत छोटी होती हैं, 12 साल पुरानी बात है वो। कितने साल पुरानी है, 12 साल पुरानी बात है। ठीक है, तो उनको इतना आइडिया ही नहीं होता है लोगों का, लोग कैसे दिखते हैं, कौन होते हैं। तो वो बोलती है ब्रेव न्यू वर्ल्ड, ब्रेव न्यू वर्ल्ड। ठीक है, तो ये था आज का आपका जो मुझे बताना था शेक्सपियर का। अब होपफुली अगला वीडियो में कवर हो जाए, आई एम होपिंग कि हो जाए। बाकी यार, आपको कुछ भी फीडबैक लगता है ना, मैं किस तरह से पढ़ाती हूँ, कहीं मेरे फॉल्ट्स हैं, प्लीज़ लेट मी नो। मुझे बहुत हेल्प होगी ग्रो करने में। अच्छा लग रहा है तो भी मुझे बता दो। मुझे ऐसे फील होता है कि हाँ, लोग देख रहे हैं, किसी को पता चल रहा है, किसी को हेल्प हो रही है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। लाइक सीरियसली, अभी पिछले वाले वीडियो में लोगों ने कमेंट किया, ये मुझे तो नाम भी याद हो जाते हैं कि किसने कब कमेंट किया, कौन फर्स्ट ईयर में है, कौन जो बात करते हैं ज़्यादा रेगुलरली, है ना। तो वर्चुअल हैं हम ऑब्वियसली, अब सामने से तो जानते नहीं हैं, लेकिन ऐसा है, एक इस्टेब्लिश हो जाती है यार, एक रिलेशनशिप सा बन जाता है, और मैं उसको बहुत वैल्यू भी करती हूँ। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर, बाय बाय। एंड आई एम होपिंग कि शेक्सपियर में बस कंप्लीट कर दूँ अब। ठीक है।